ईसा आ गई है और विजय ही रह गया बस। कौन रह गया? कोई रह गया? ईसा आ गया, अब विजय रहता है। चलो देखो बेटा, लास्ट क्लास में जो मैंने कराया था, अब तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मैंने एक ही क्लास ली थी। वो क्लास मेरी आ रही है? आवाज सबको आ रही है? हेलो, शुरू कर रहा हूँ बेटा, सबको आ रही है? यस सर। ठीक है। लास्ट क्लास में जो मैंने इंट्रोडक्शन में कराया था, तो इंट्रोडक्शन में जो मैंने बताया था तुम्हें, थोड़ी चीजें मैंने 11th की भी ली थी, थोड़ी 12th की भी ली थी। ठीक है, आज पूरा 12th का ही लेते हैं। ये थोड़ा अपने 11th में भी कर रखा है, हल्का सा ये रिपीट है 3-4-5 मिनट का डैनियल सेल का, क्योंकि मुझे नर्स इक्वेशन बतानी है और नर्स इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल बताना है और गिब्स फ्री एनर्जी बतानी है और उससे न्यूमेरिकल करानी है। तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखते हैं उसका ईएमएफ कैसे निकालते हैं, वो देखना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी अरेंजमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी से को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं एक्सोथर्मिक वाले, उनकी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमें पढ़ना होता है, जो हमारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, उसे बोलते हैं डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल, उसे वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। चाहे डैनियल सेल बोलो, चाहे गैल्वेनिक सेल बोलो, चाहे वोल्टिक सेल बोलो। मैंने आपको बताया था बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या करते हैं, जैसे एक जनरल रिडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। जैसे कि आपको पता है, अगर कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कॉपर सल्फेट लाओ वाटर में डिजोल्व कर दो, ब्लू कलर का एक ना आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आप उसके अंदर अगर जिंक की रोड डाल देते हो, जिंक की रोड डाल देते हो, जिंक सॉलिड सॉलिड ही है जिंक, तो उसकी रोड डाल देते हो, तो आपने बचपन में पढ़ाई था 10th में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए, जैसे कॉपर सल्फेट था जो कि एक्वस कंडीशन में था, और जो जिंक था वो सॉलिड था, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करता था, आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 10th में। तो ये जिंक सल्फेट बनाता था और क्या बनाता था बेटा, कॉपर बनाता था। क्या बनाता था, कॉपर बनाता था, कॉपर सॉलिड और जिंक सल्फेट क्या, एक्वस। तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन है कि जिंक जो सॉलिड है वो कॉपर सल्फेट को के साथ रिएक्ट करता है और जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर बनाता है। और ब्लू कलर का सॉल्यूशन का जो कलर है वो फेड होता जाएगा, क्योंकि जिंक सल्फेट तो व्हाइट कलर का होता है, तो क्या है, और वो वाटर में सोल्यूबल होता है, तो ये कलर इसका फेड होता चला जाएगा। तो ये एक आपका जो है रिडॉक्स रिएक्शन है, ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन है। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक सॉलिड स्टेट में है, कॉपर भी सॉलिड स्टेट में, जिंक सल्फेट एक्वस कंडीशन में, कॉपर सल्फेट भी एक्वस कंडीशन में है। ठीक है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, जिंक सल्फेट में जिंक की +2 है, कॉपर सल्फेट में कॉपर की +2 है। हमें सल्फेट से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि सल्फेट आयन जो होता है, ये सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +6 और ऑक्सीजन की -2। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो +6 है वो हमेशा +6 ही रहती है, और ऑक्सीजन की -2 है तो -2 ही रहेगी। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर इसी इक्वेशन को मैं आयनिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आयनिक फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। आयनिक फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या है, पूरा कॉपर सल्फेट मत लिखो, तो पूरा कॉपर सल्फेट हम नहीं लिखते हैं, तो कॉपर सल्फेट में से सल्फेट हटा देते हैं, तो Cu2+ आयन हो जाता है, क्यूप्रस आयन हो जाता है। ठीक है, ये क्यूप्रिक आयन हो गया।
और ये क्या है, ये जिंक में से सल्फेट हटा देंगे तो Zn2+ आयन हो जाएगा, ये है। तो ये है, यानी जिंक जो है वो क्यूप्रिक आयन के साथ रिएक्ट करके कॉपर 2+ आयन के साथ रिएक्ट करके जिंक 2+ आयन बना रही है, और क्या बना रहा है बेटा, कॉपर बना रहे हैं। तो जो आयंस होते हैं वो एक्वस कंडीशन में होते हैं। आयंस किस में होते हैं, एक्वस कंडीशन में। कॉपर आयन भी एक्वस में है, जिंक आयन भी एक्वस में है, कॉपर सॉलिड में है, जिंक भी क्या है, सॉलिड में है। यही है। अब खुद ही देखो एक तरीके से क्या हुआ है, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसको, Cu2+ आयन को। जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसको, Cu2+ आयन को। यही तो हुआ, जिंक ने Cu2+ आयन के साथ रिएक्ट करना है। जिंक तो क्या था, जिंक था सॉलिड और कॉपर क्या था, एक्वस। जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए कॉपर को, Cu2+ आयन को। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो जिंक ने लॉस किया इलेक्ट्रॉन का, तो जिंक 2+ आयन में बदल जाएगा। और Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किस में बदल जाएगा, कॉपर में बदल जाएगा। तो ये सॉलिड हो जाएगा, कॉपर सॉलिड है, और ये एक्वस हो जाएगा क्योंकि आयन एक्वस कंडीशन में होते हैं। ये है। तो अगर हम देखें तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, Cu2+ आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, जिंक 2+ आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और कॉपर की 0। क्या हुआ है, साफ देखने को पता चल रहा है। अगर हम ये तो हमें पता ही है कि जिंक सॉलिड में है, क्यूप्रस आयन, क्यूप्रिक आयन और जिंक आयन, Cu2+ आयन और Zn2+ आयन एक्वस कंडीशन में, और कॉपर सॉलिड स्टेट में। तो जिंक जो है 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। तो ये आपको पता ही है कि ये क्या हुआ होगा, ये ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऐसे ही अगर हम कॉपर की बात करें तो Cu2+ आयन क्या किस में गया है, 0 में गया है। +2 से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, 0 में गया है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, तो रिडक्शन हुआ है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो Cu2+ आयन का रिडक्शन हुआ है। लेकिन अगर यही रिएक्शन इस केमिकल इक्वेशन से मैंने बताया था, जो एनर्जी मिलेगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एनर्जी मिलेगी, एक्सोथर्मिक है, यानी चेंज इन एंथैल्पी जो आती थी वो नेगेटिव आती थी, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, यानी चेंज इन एंथैल्पी क्या आती थी, नेगेटिव आती थी, यानी हीट क्या होगी, रिलीज होगी। ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हटा दो, उसके कोई नहीं। ये आपकी इक्वेशन थी ओवरऑल रिएक्शन कि जिंक 2+ आयन, जिंक Cu2+ आयन के साथ रिएक्ट करके Zn2+ और कॉपर बना रहा है। पर इसी से हमने 2 सेल बनाए थे। अगर इस रिडॉक्स रिएक्शन से की केमिकल एनर्जी को मैं हीट एनर्जी में ना कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं एक काम करूंगा, सीधा सा एक काम करूंगा, इस रिएक्शन को अलग अलग कराऊंगा। रिडक्शन एक अलग कंटेनर में कराऊंगा, ऑक्सीडेशन एक अलग कंटेनर में कराऊंगा। मैंने बताया था, एक कंटेनर ले लेते हैं और ये राइट साइड ले लेते हैं, और एक कंटेनर ले लेते हैं वो लेफ्ट साइड ले लेते हैं। 2 कंटेनर हमें लेने होते हैं, 2 कंटेनर हमने ले लिए, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। ठीक है, इसी रिएक्शन को कराना होता है। अब देखो, इस रिएक्शन को रिडक्शन अलग कराना, ऑक्सीडेशन अलग कराना, तो आप कैसे करा सकते हो। यहाँ पे जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है उसकी रोड ले लो, तो कम रिएक्टिव होता है कॉपर, कॉपर की यहाँ पे रोड ले ली, तो ये कॉपर की रोड है, प्योर कॉपर की रोड है। तो इसकी रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी कम है। ठीक है, इसके अंदर वाटर डाल दोगे, पानी डाल दिया आपने, इसके अंदर वाटर है। ठीक है, और इसमें कॉपर का ही कोई आयनिक सोल्ट डिसोल्व कर दो, क्योंकि Cu2+ आयन कहाँ से लाओगे भाई, Cu2+ आयन हवा में तो मिलेंगे नहीं, Cu2+ आयन तो कोई आयनिक सोल्ट ही देगा। तो Cu2+ आयन कौन दे सकता है, कॉपर सल्फेट दे सकता है या क्यूप्रिक क्लोराइड दे सकता है। तो कुछ भी CuCl2 डाल सकते हो या CuSO4 डाल सकते हो, कोई भी ले सकते हो, क्यूप्रिक क्लोराइड, CuCl2 या कॉपर सल्फेट। तो मान लो ये दोनों आयनिक सोल्ट में से कोई भी आयनिक सोल्ट डाल दो, तो मान लो कॉपर सल्फेट डाल दिया हमने, और कॉपर सल्फेट डाल दिया, यही है। ठीक है, सेम यहाँ पे जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है उसकी रोड ले लेते हैं। जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो आपका जिंक है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो जिंक है, प्योर जिंक की रोड हो गई। फिर इसमें सॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें वाटर है, वाटर तो है ही, तो वाटर के अंदर जिंक आयन कहाँ से आएंगे, तो जिंक आयन आएंगे, जिंक का कोई आयनिक सोल्ट डालना पड़ेगा। तो जिंक का आयनिक सोल्ट है जिंक सल्फेट या ZnCl2। तो हम इसमें जिंक सल्फेट डाल दे रहे हैं, मान लो हमने इसमें क्या डाल दिया, जिंक सल्फेट डाल दिया, ZnSO4 डाल दिया, जिंक सल्फेट डाल दिया।
ठीक है। तो अब अगर उस हिसाब से देखते हैं, ये जिंक सल्फेट डाला है, वाटर में जाते ही एक्वस सॉल्यूशन बन गया। कॉपर सल्फेट डाला है, कॉपर सल्फेट वाटर में जाते ही एक्वस सॉल्यूशन बन गया। जिंक कॉपर सल्फेट 2 आयन देगा, Cu2+ आयन और सल्फेट आयन। जिंक आयन भी 2 आयन देता है, जिंक आयन भी क्या देगा, Zn2+ आयन देगा और क्या देगा बेटा, सल्फेट आयन दे देगा। बताया था मैंने लास्ट क्लास में, ठीक है। हमने एक चीज देखी थी, जिंक अपना ऑक्सीडेशन कर, जो लेफ्ट साइड में होता है, मैंने आपको बताया था लो आ, जो लेफ्ट साइड में हम रखते हैं वो वहां ऑक्सीडेशन होता है। ऐसा नहीं होता, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है उसका रिडक्शन होता है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो जो एक और चीज याद रखना, एनोड जो होता है, एनोड में दुनिया का कोई भी सेल है हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और उसको लेफ्ट साइड रखा जाता है। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड, LOA, लोआ। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा और वो एनोड होगा, यानी एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और उसको किस साइड में रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड। ऐसे ही RRC, राइट साइड रिडक्शन कैथोड। दुनिया का कोई भी सेल हो कैथोड पे रिडक्शन होगा, दुनिया का कोई भी सेल हो कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। कैथोड पे रिडक्शन है तो कैथोड को राइट साइड रखेंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन है तो एनोड को लेफ्ट साइड रखेंगे, सीधा कॉन्सेप्ट है। एनोड पे ऑक्सीडेशन उसको लेफ्ट साइड रखा जाएगा, कैथोड पे रिडक्शन उसको राइट साइड रखा जाएगा। तो राइट साइड रिडक्शन कैथोड। अब अगर हम एनोड कैथोड पे रिएक्शन देखना चाहें तो रिएक्शन क्या होता है, तो जिंक का तो ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और कॉपर का रिडक्शन होगा तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जो है रिडक्शन होता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन है, आपको पता ही है, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या, रिडक्शन। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिपीटेशन इसलिए भी है इसमें, मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन करा रहा था तब लाइट चली गई थी, तो मुझे वो सेल रिप्रेजेंटेशन भी एक बार कंप्लीट करनी है। हालांकि मैंने करा दी थी, कमल का डाउट था। और एक और चीज मुझे इसी में ही बतानी है फिर, कि इसका ईएमएफ कैसे निकालते हैं सेल का, वो इसी में बताऊंगा और इसी में फिर मैं नॉइज इक्वेशन बता दूंगा, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। तो देखो क्या है, एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है, कैथोड पे क्या होना है, कैथोड पे रिडक्शन होना है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जो जिंक है वो किस में कन्वर्ट होगा, जो जिंक होता है वो अपने आप को कन्वर्ट करेगा, Zn2+ आयन में कन्वर्ट करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। यानी जिंक 2+ आयन में बदलता जाएगा, जो जिंक है वो जिंक 2+ आयन में बदलते जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। जैसे कि मैं समझाता हूँ, मान लो ये पूरा मेटल है, ये मेटल का एक जिंक का एटम है, मान ये जिंक का एक एटम है, ये एक एटम है। तो ये करेगा क्या, ये जिंक का एटम देखो क्या करेगा, ये जिंक का एटम क्या करेगा, अपने आप को तो सॉल्यूशन में ले आएगा, किस में बदल लेगा, Zn2+ आयन में, और अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड को दे देगा। इस तरीके से है। तो जिंक का एक एटम क्या करेगा, अपना ऑक्सीडेशन करेगा। और क्या किया बेटा, जिंक के एटम ने अपने आप को Zn2+ आयन में बदला और 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड को दे दिए। यानी ऐसे हो रहा था, यहाँ जो जिंक का एटम था, यहाँ जो जिंक का एटम था, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसको, इलेक्ट्रोड को, और खुद जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ये खुद किस में बदल गया, Zn2+ आयन में। और Zn2+ आयन किस में आ जाएगा, Zn2+ आयन आ जाएगा सॉल्यूशन में आ जाएगा। इस तरीके से होता जाएगा। तो इस तरीके से यही होगा, जितने भी इसके अंदर जो जिंक है, ये जिंक है, तो जिंक के जो एटम है, जिंक के जो एटम है, मान लो इलेक्ट्रोड में जो जिंक के एटम है, वो करेंगे क्या, वो जिंक के एटम क्या करेंगे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड को देंगे, जिंक इलेक्ट्रोड को, और खुद ऑक्सीडाइज होके किसमें बदल जाएंगे, Zn2+ आयन में। और Zn2+ आयन किसमें आ जाएगा बेटा, सॉल्यूशन में आ जाएगा, एक्वस कंडीशन में आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोड जो होती है वो डिजोल्व होने लगती है, क्या होने लगती है, डिजोल्व होने लगती है। और जो जिंक है जो कि सॉलिड स्टेट में है, जिंक की इलेक्ट्रोड, वो किसमें कन्वर्ट होती जा रही है, वो Zn2+ आयन में कन्वर्ट होती जा रही है, आयंस में कन्वर्ट होती जा रही है, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती जा रही है। और ये इलेक्ट्रोड फिर क्या हो जाएगी, ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो जाएगी, ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो गई, यानी एनोड नेगेटिव हो जाता है। एनोड क्या हो जाता है, एनोड नेगेटिव होता है, तो एनोड नेगेटिव हो जाता है, यही है। तो ये एनोड पे रिएक्शन होता है।
ऐसे ही अगर हम कैथोड पे रिएक्शन की बात करें, किस पे रिएक्शन की बात करें, कैथोड पे, तो कैथोड पे देखो क्या होता है, कैथोड पे जो Cu2+ आयन होता है, जो Cu2+ आयन होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है और खुद किस में बदलता है, कॉपर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, कॉपर में बदल जाता है। तो Cu2+ आयन जो एक्वस कंडीशन में है, क्योंकि आयंस जो है एक्वस स्टेट में ही मिलेंगे आपको, ठीक है, सॉलिड स्टेट में नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैटायन एनायन होंगे तो फिर आपको सॉलिड क्रिस्टल में मिल जाते हैं, लेकिन सिर्फ कैटायन सिर्फ एनायन आपको अगर है वैसे तो वो आपको किस में मिलेंगे, वो एक्वस कंडीशन में मिलेंगे। हालांकि यहाँ कैटायन है तो एनायन भी है, पर अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं कैटायन पे। तो Cu2+ आयन जो कि कैटायन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में बदल लेगा, कॉपर में बदलेगा। कॉपर क्या है, सॉलिड स्टेट में, एक्वस से किसमें, आयन एक्वस से सॉलिड स्टेट में जाएगा। ये रिएक्शन कैसे होगा वो समझते हैं, ये रिएक्शन कैसे होगा। एक बात बताओ, इस पे क्या आके चिपक जाएगा, इस पे आएगा Cu2+ आयन चिपकेगा और Cu2+ आयन इससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा, इलेक्ट्रॉन तो कौन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन तो पड़े हैं, किसके पास पड़े हैं इलेक्ट्रॉन, तो जिंक के पास पड़े। तो हम एक काम करेंगे, हम एक वायर से इसको जोड़ देंगे। तो ये जो वायर है, ये जो वायर है, वायर के थ्रू जो है एनोड के इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे, कैथोड में आ जाएंगे। तो वायर के थ्रू एनोड के इलेक्ट्रॉन किस में आ जाते हैं, कैथोड में आ जाते हैं। तो एनोड से कैथोड की तरफ क्या फ्लो करने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं। एनोड के इलेक्ट्रॉन्स किधर आने लगते हैं, कैथोड की तरफ आने लगते हैं। तो करंट किधर जाएगा, करंट कैथोड से किधर जाएगा, करंट कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। तो आई जो वो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते तो हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में ही लेते, पर वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उनके अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। अब क्या होगा, यहां से अगर हम देखें तो वायर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो Cu2+ आयन इन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, Cu2+ आयन इन इलेक्ट्रॉन को लेके किस में बदल लेगा, कॉपर में बदल लेगा और आके रोड पे चिपक जाएगा। एक और Cu2+ आयन आएगा, इस पे चिपक जाएगा Cu2+ आयन, और क्या करेगा वो, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाएंगे, जिंक से आ जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन जिंक से आ जाएंगे। Cu2+ आयन इन 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और कॉपर में बदल जाएगा और आयनिक फॉर्म से, यानी Cu2+ आयन जो एक्वस कंडीशन में था वो किस में आ जाएंगे, सॉलिड में आते चले जाएंगे। और इस रोड पे Cu2+ आयन आके कॉपर में बदलते जाएंगे, Cu2+ आयन आके कॉपर में बदलते जाएंगे। रोड थिक होती चली जाएगी, रोड क्या होती जाएगी, थिक होती चली जाएगी। और इसके जिंक के एटम्स क्या होने लगेंगे बेटा, जो जिंक के एटम्स है वो जिंक आयन में बदलते जाएंगे तो ये रोड डिसॉल्व होने लगेगी। तो ये कैथोड का रिएक्शन था, ये एनोड का रिएक्शन था। अच्छा, ये तो हमें पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगा, कैथोड पे रिडक्शन ही होगा। जिंक सॉलिड स्टेट में है, जिंक आयन एक्वस स्टेट में है, कॉपर आयन एक्वस स्टेट में है, कॉपर सॉलिड स्टेट में है। अगर मुझे इसे आयनिक फॉर्म में उसमें सेल रिप्रेजेंटेशन में लिखना है तो हम सेल रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, अगर ओवरऑल रिएक्शन है तो एनोड प्लस कैथोड। अगर ओवरऑल रिएक्शन आप करना चाहते हो ओवरऑल, तो ओवरऑल में क्या हो जाएगा, ये तो एनोड का रिएक्शन, वो कैथोड का रिएक्शन। इस सेल को बोलते हैं, ये होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है। और इस सेल को बोलते हैं, ये सेल जो होता है ये होता है रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल होता है। तो ये वाला सेल आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये वाला सेल आपका क्या है, रिडक्शन हाफ सेल है। तो इसको रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं और इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं। यानी हमने अलग अलग सेल में कराया, हाफ सेल बना लिए, तब जाके ये कंप्लीट सेल बना है, तब जाके ये कंप्लीट सेल बना है। इसे क्या बोलेंगे, कैथोड। कैथोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनोड जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव और कैथोड क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और कैथोड जो है ये हाफ रिएक्शन है, ये हाफ रिएक्शन है, तो ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, ये रिडक्शन हाफ सेल और ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तब दोनों मिला के कंप्लीट सेल बनते हैं। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन करना चाहें तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड कर दो, एलएचएस में एलएचएस और आरएचएस में आरएचएस ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, जिंक क्या करेगा एलएचएस में, यहाँ जिंक है, जिंक को ऐड कराओ किसके साथ, ये रहे,
ये इसका इसका एलएचएस में जिंक है, इसके एलएचएस में Cu2 प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन, तो प्लस Cu2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आरएचएस में, इसके आरएचएस में क्या है, राइट साइड में एनोड के क्या है, Zn2 प्लस आयन और 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसके आरएचएस में क्या है, कॉपर है, इसके आरएचएस में क्या है, कॉपर है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन जिंक रिलीज करेगा, लॉस करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन जिंक के लॉस होंगे उतने ही कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो जितने जिंक के इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उतने ही कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो कैंसिल हो गया। तो वही तो कंडीशन आ गई ओवरऑल रिएक्शन, यानी जिंक Cu2 प्लस आयन के साथ रिएक्ट करके Zn2 प्लस आयन बना रहा है और कॉपर बना रहे हैं, ओवरऑल रिएक्शन है। ठीक है, बचपन में आपने Cu2 प्लस, ये आयनिक फॉर्म है, बचपन में आप इसे आयनिक फॉर्म में नहीं पढ़ते थे, यहाँ सल्फेट आयन भी डाल देते थे, इस साइड भी सल्फेट आयन डाल देते थे, क्योंकि भाई सल्फेट आयन तो है ही ना, वो भले कुछ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो पर सॉल्यूशन में तो पड़े हैं। तो ये Cu2 प्लस आयन सल्फेट आयन के साथ क्या बना लेते थे, कॉपर सल्फेट, ये होते थे, क्योंकि वाटर में तो डिसोसिएट हो गए, बाहर तो एसोसिएटेड थे। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट आयन के साथ क्या, जिंक सल्फेट। तो बचपन में आप ऐसे पढ़ते थे कि जिंक तो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और क्या बनाता है, कॉपर बनाता है। पर अब तो हम आयनिक फॉर्म में पढ़ते हैं, तो सल्फेट की जरूरत ही नहीं है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो जिंक कॉपर सल्फेट कॉपर आयन दे रहा है, जिंक सल्फेट क्या दे रहा है, जिंक आयन दे रहा है। जिंक कॉपर आयन के साथ रिएक्ट करके जिंक आयन बना रहा है और क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसका रिडक्शन। ये ओवरऑल रिएक्शन था। अगर हम एक और चीज देखें, केमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन, तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अगर मैं सेल की रिप्रेजेंटेशन को बताना चाहूँ आपको, सेल रिप्रेजेंटेशन, तो सेल रिप्रेजेंटेशन समझने की जरूरत है। हम यहाँ एरो की जगह जो है, हम यहाँ एरो की जगह है, देखो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जिंक तो सॉलिड है, जिंक आयन एक्वस है, कॉपर आयन एक्वस है और कॉपर क्या है, सॉलिड है। तो एरो की जगह अगर हम देखें तो एरो की जगह क्या कर सकते हैं, एरो हटा दो तो एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये ठीक है, ये कर दिया। और इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है लॉस और गेन हो रहा है। और जो एक्वस है, जो एक्वस है उसकी कंसेंट्रेशन मेंशन कर देते हैं। तो मान लो उसकी कंसेंट्रेशन C1 है, मोलर कंसेंट्रेशन, तो कोई भी कंसेंट्रेशन ले सकते हैं। मान लो कंसेंट्रेशन C1 है तो C1 लिख देंगे, या कुछ वैल्यू ले लेते हैं। मान लो इसकी कंसेंट्रेशन है 0.1 मोल पर लीटर, 0.1 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को हम मोलर बोलते हैं, तो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं, कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.1 मोलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.1 मोलर हो जाएगा। मान लो जिंक आयन की कंसेंट्रेशन है, तो इसमें जिंक आयन की कंसेंट्रेशन इस सॉल्यूशन में कितनी है, जिंक आयन की कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर इसमें कंसेंट्रेशन है, यानी 0.1 मोल पर लीटर जिंक आयन की कंसेंट्रेशन है, किसमें, सॉल्यूशन में, किसमें, सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन में इतनी कंसेंट्रेशन है। ठीक है, कैथोड पे भी देखते हैं, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे भी है, एनोड कैथोड तो हटा देते हैं, वो तो हमें पता है। लेफ्ट साइड जो होता है वो क्या रखा जाता है, लेफ्ट साइड में क्या रखेंगे हम, एनोड रखेंगे जहां ऑक्सीडेशन होगा। ऐसे राइट साइड में क्या रखेंगे, राइट साइड में कैथोड रखेंगे जहां रिडक्शन होगा। फिर वही चीज, एरो हटा देंगे, एरो हटाएंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत ही नहीं है। और जो एक्वस कंडीशन में उसकी कंसेंट्रेशन मेंशन करेंगे। मान लो कंसेंट्रेशन C2 है, तो C2 कंसेंट्रेशन मान लो कोई वैल्यू ले लेते हैं, तो मान लो वैल्यू कितनी है, 0.5 मोल पर लीटर, यानी 0.5 मोलर। तो कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन इसमें कितनी है, तो कॉपर आयन की अगर हम कंसेंट्रेशन देखें इसमें, तो कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन है 0.5 मोलर, इसमें कंसेंट्रेशन आ गई। ठीक है, तो ये तो क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल हुआ, ये क्या है, रिडक्शन हाफ सेल। बीच में हम क्या लगा देते हैं, दो लाइन पैरेलल में लगा देते हैं, ठीक है, डबल स्लैश। तो ये आपका जो है, ये आपका बताता है क्या, सॉल्ट ब्रिज। क्या बताता है, सॉल्ट ब्रिज। तो अब तक हमने इसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं लिया था, अब सॉल्ट ब्रिज लेते हैं, तो समझेंगे अभी सॉल्ट ब्रिज क्या है। तो इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। यानी जिंक जो कि सॉलिड में था वो किसमें गया, जिंक 2 प्लस आयन एक्वस में, और उसकी कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर। ये क्या था आपका, लेफ्ट साइड क्या था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। कॉपर आयन एक्वस में से किसमें गया, कॉपर सॉलिड में, कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.5 मोलर। ये रिडक्शन हाफ सेल राइट साइड में। तो बीच में क्या है आपका, बीच में जो है ये आपका सॉल्ट ब्रिज है।
तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन आती है। इसमें कई बार कंसेंट्रेशन C1 C2 बोल देते हैं हम, ठीक है। यहाँ तो मैंने एक ले ली वैल्यू, ठीक है। एक और चीज समझते हैं, सॉल्ट ब्रिज तो हम समझेंगे ही समझेंगे, इसके अलावा भी चीजें समझते हैं। इसको वैसे तो हम बोलते हैं जो ये सेल है जिंक और कॉपर का जो सेल है, वैसे तो मैं दुनिया के बहुत सारे सेल बना सकता हूँ, लेकिन जिंक और कॉपर का जो सेल है उसको बोलते हैं डैनियल सेल बोलते हैं, या हम इसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं जिंक आयन की कंसेंट्रेशन यूनिटी स्टैंडर्ड कर दूं, देखो स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन होती है 1 मोल पर लीटर, स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन होती है 1 मोल पर लीटर, 1 मोलर, ठीक है। तो अगर जिंक सल्फेट की, या वही बात है जिंक सल्फेट की बोलो चाहे जिंक आयन की बोलो, दोनों बात एक ही है। जिंक आयन जिंक सल्फेट से ही तो आ रहे हैं, जिंक आयन कहाँ से रिलीज होंगे, जिंक सल्फेट से ही रिलीज होंगे। तो अगर इसकी कंसेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होगी जिंक सल्फेट की, तो जिंक आयन की भी कंसेंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोल पर लीटर। तो अगर कंसेंट्रेशन जिंक आयन की यानी जिंक सल्फेट की कितनी हो, 1 मोल पर लीटर, स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन, कैसी कंसेंट्रेशन, स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन, और कॉपर आयन की भी यानी कॉपर सल्फेट की भी कंसेंट्रेशन कितनी हो, कॉपर आयन की यानी कॉपर सल्फेट की भी कंसेंट्रेशन कितनी हो, 1 मोल पर लीटर यानी 1 मोलर, स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन हो। यानी जिंक आयन की भी कंसेंट्रेशन 1 मोलर और कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन भी 1 मोलर, तो ये स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन हो गई। स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन पे इस सेल को वोल्टिक सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्टिक सेल बोलते हैं। स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन पे वोल्टिक सेल बोलेंगे। तब इस सेल का जो ईएमएफ होता है, तब इस सेल का जो ईएमएफ होता है, वो इस सेल का जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ द सेल, तो ई सेल बोलते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल ई सेल है। और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है वो होता है ई नोट सेल। ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल होता है। एनसीईआरटी में ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, हम ऐसे ही दिखा दे रहे हैं, ई नोट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इसका जो आता है वो आता है 1.10 वोल्ट आता है। अभी हम देखेंगे आएगा कैसे, ये कैसे पता चला इतना होता है और हम निकाल सकते हैं इस चीज को, ठीक है, ये तो बात की बात है। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन देखते हैं, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज हमने क्यों लगाया है वो भी समझते हैं हम, सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया है। अब देखो हो क्या रहा है, आप समझ सकते हो इस चीज को, हमने सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया वो हम समझते हैं। ये सेल रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज हमने क्यों लगाया, मान लो ऐसे हो रहा है कि हो क्या रहा है, जो जिंक है, जिंक का जो एटम है वो कूद रहा है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, और जिंक एटम अपने आप को किसमें बदल रहे हैं, जिंक 2+ आयन में बदल रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड को दिए जा रहे हैं। तो लगातार देखो एक चीज हो रही है, अगर लगातार देखो तो हो क्या रहा है, जो जिंक का एटम था वो खुद तो डूब गया किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, और क्या बना लिया, जिंक 2+ आयन, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए किसको, इलेक्ट्रोड को। तो इसके सारे एटम धीरे धीरे करके यही करेंगे। ये जिंक का था, ये जिंक का एक एटम था, किसमें चला गया भाई, जिंक का एटम जिंक 2+ आयन में बदल गया, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए, तो जिंक का एटम खत्म, जिंक के एटम खत्म, क्योंकि जिंक के एटम ने क्या किया, जिंक के एटम जिंक आयन में बदला और 2 इलेक्ट्रॉन दिए। आयन को यानी जो जिंक एटम था वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। जिंक एटम जो है, जो जिंक एटम किस पे है, रोड पे है, जिंक की रोड पे है, तो जिंक के एटम जिंक आयन में बदलते जा रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में कूदते जा रहे हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉन रोड पे ही छोड़ते जा रहे हैं। तो यही होता जाएगा, जो एटम थे, जिंक के जो एटम है वो क्या करेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे किसको, वो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे इलेक्ट्रोड को, और खुद किसमें बदल जाएंगे, जिंक 2+ आयन में, और सॉल्यूशन में आ जाएंगे। इस तरीके से इसमें तो जिंक आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगी, नेगेटिव, यानी एनोड नेगेटिव हो जाएगा, एनोड नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो जाएगी, और ये सॉल्यूशन पॉजिटिव होता जाएगा। क्यों, क्योंकि कैटायन बढ़ते जा रहे हैं, क्या बढ़ते जा रहे हैं भाई, कैटायन बढ़ते जा रहे हैं, तो कैटायन बढ़ते जा रहे हैं तो सॉल्यूशन पॉजिटिव होता जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे भी होगा, यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ अगर हम देखें तो क्या होगा, ये Cu2+ आयन जो होगा, Cu2+ आयन जो है, Cu2+ आयन जाएगा कहाँ पे, इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक जाएगा, रोड पे जाके चिपक जाएगा, कॉपर की प्योर रोड पे, और क्या करेगा, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो किसमें बदल जाएगा, कॉपर में बदल जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो Cu2+ आयन है वो क्या कर रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है,
और खुद किस में बदल जा रहा है, कॉपर एटम में बदल जा रहा है, ये हो रहा है। तो यहाँ यही होता जाएगा। तो यहाँ क्या है, जो Cu2 प्लस आयन हो कॉपर में बदलते जा रहे हैं, Cu2 प्लस आयन कॉपर में बदलते जा रहे हैं, तो इस सॉल्यूशन में कैटायन कम हो रहे हैं, इस सॉल्यूशन में कैटायन कम हो रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन में कैटायन कम हो रहे हैं तो एनायन ज्यादा हो रहे हैं, एनायन ज्यादा हो रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसमें जिंक आयन बढ़ रहे हैं यानी कैटायन बढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस सॉल्यूशन में Cu2 प्लस आयन कम हो रहे हैं तो उसके कंपैरेटिव सल्फेट आयन बढ़ रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा एनोड और ये सॉल्यूशन तो पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रोड क्या है, नेगेटिव है जिंक की। ऐसे ये सॉल्यूशन तो नेगेटिव है और ये कैथोड, ये जो इलेक्ट्रोड है आपकी कॉपर की, ये पॉजिटिव होगी। तो ये देखो सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रही, सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हुई। तो हमें एक काम करना पड़ेगा बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना बंद कर देंगे तुरंत ही, तो ये फ्लो करते रहे, सेल कंटिन्यूअसली काम करता रहे, तो सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। वो करते हैं हम सॉल्ट ब्रिज से। तो सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज जो हम लगाएंगे वो ऐसे लगाएंगे, एक प्लास्टिक की जो है, एक प्लास्टिक की क्या होती है, पाइप ही समझ लो, पतली सी, ठीक है, जैसे स्ट्रॉ है आपकी, ऐसे ही है, स्ट्रॉ की तरह होती है। ठीक है, तो प्लास्टिक की ये पाइप ही होती है, स्ट्रॉ की तरह है, पतली सी पाइप होती है, यही है। और इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर जेल होता है, क्या होता है, जेल होता है। क्योंकि इसके अंदर अगर कोई लिक्विड डाल दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसके अंदर अगर कोई लिक्विड डाल दोगे, इसके अंदर जेल होता है, अगर इसके अंदर आप कोई लिक्विड डाल दोगे तो गिर जाएगा, तो हम इसके अंदर जेल भरते हैं और हम एगर एगर जेल लेते हैं, एगर एगर जेल। तो वो जो होता है, वो एगर एगर जेल जो है एक एल्गी से ही निकालते हैं हम, एगर एगर जेल ले लेते हैं, एल्गी से मिलता है, तो इसमें जेल होता है और उसके अंदर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड, कुछ भी डाल सकते हैं हम। तो मान लो पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया या सोडियम क्लोराइड ही डाल दिया, सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा, आप देखो ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये जेल में पड़े हैं, तो ये जो इसे बोलते हैं हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज देखो क्या काम करता है, सॉल्ट ब्रिज जो है वो सेल के इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, पहला काम। सेल के इंटरनल सर्किट को कौन कंप्लीट करेगा, आपने पढ़ा है दुनिया का कोई भी सेल हो, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं बाहर, सेल के बाहर तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम, और करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भूल जाओ 2 मिनट के लिए। तो सेल के बाहर करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, जबकि सेल के अंदर भी तो करंट जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। तो सेल के बाहर तो वायर के थ्रू चला जाता है, सेल के बाहर तो करंट किसके थ्रू जा रहा है भाई, वायर के थ्रू जा रहा है। और सेल के अंदर कैसे जाएगा, तो सेल के अंदर जो जाता है वो सॉल्ट ब्रिज से जाता है, किससे जाता है, सेल के अंदर जो जाएगा वो सॉल्ट ब्रिज से जाएगा, यानी ऐसे करंट चलेगा, कैथोड से करंट चला आई, एनोड पे आया आई, फिर सॉल्यूशन में आ जाएगा करंट, फिर किस में चला जाएगा करंट, करंट सॉल्ट ब्रिज में जाएगा, तो करंट सॉल्ट ब्रिज में होते हुए वापस फिर सॉल्यूशन में आ जाएगा, फिर करंट ये। तो इस तरीके से देखो, सेल के बाहर की बात करें तो सेल के बाहर करंट कैसे गया, सेल के बाहर करंट वायर के थ्रू गया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और सेल के अंदर कैसे फ्लो किया, सेल के अंदर कैसे फ्लो किया, सेल के अंदर करंट गया नेगेटिव से पॉजिटिव, किसके थ्रू, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, किसके थ्रू, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। तो सॉल्ट ब्रिज का काम होता है सेल के इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करना, ठीक है। और सॉल्ट ब्रिज का एक और काम होता है, सॉल्ट ब्रिज का एक और काम होता है इन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है बिना इनको मिक्स किए, बिना इनको मिक्स किए। और सॉल्ट ब्रिज के अंदर से फ्लो करते हैं आयन, फ्लो कर सकते हैं, क्या फ्लो कर सकते हैं, देखो जो बाहर वायर है उसमें से तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, लेकिन जो सॉल्ट ब्रिज होते हैं उनमें से क्या फ्लो कर सकते हैं, आयन फ्लो कर सकते हैं। तो सेल के इंटरनल सर्किट को कौन कंप्लीट करता है, सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट करता है, ताकि करंट
सेल के अंदर भी फ्लो कर सके नेगेटिव से पॉजिटिव के, नेगेटिव से किधर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। और सॉल्ट ब्रिज के अंदर देखो वायर में फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जबकि सॉल्ट ब्रिज में फ्लो होते हैं आयन। क्या फ्लो होते हैं, आयन। तो वायर में करंट कैरियर्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉल्ट ब्रिज में करंट कैरियर्स हैं आयन। जो आयंस होंगे वो करंट कैरियर्स हैं सॉल्ट ब्रिज में। तो सॉल्ट ब्रिज जो है आयंस के फ्लो के लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है, सेल के इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। दूसरा काम होता है सॉल्ट ब्रिज दोनों सॉल्यूशन को बिना मिक्स हुए दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या करता है, मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है आप समझ सकते हो। देखो सोडियम क्लोराइड डाल दिया, इसमें क्या कम हो रहे हैं, इसमें कैटायन कम हो रहे हैं। तो सॉल्यूशन कैसा होता जा रहा है, नेगेटिव चार्ज होता जा रहा है। तो इसमें क्या आते चले जाएंगे, सॉल्ट ब्रिज इसमें क्या दे देगा, सॉल्ट ब्रिज इसमें क्या दे देगा, कैटायन देता जाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम और क्लोराइड मिलेंगे इससे, तो होगा क्या, सोडियम आयन तो इधर से आते जाएंगे, इसमें से क्या निकलते जाएंगे, इसमें से सोडियम आयन आते जाएंगे। सॉरी, इसमें से सोडियम आयन आते जाएंगे, सॉल्यूशन में आते चले जाएंगे। तो सोडियम आयन आते चले जाएंगे और ये जो सॉल्यूशन है इसको नेगेटिव नहीं होने देंगे। ठीक है, तो सोडियम आयन तो उधर चले गए। क्यों, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा इसलिए हो, मैं आपको समझाता हूँ ऐसा किस लिए हो रहा है। मान लो अभी सॉल्यूशन न्यूट्रल है और एक Cu2+ आयन इस पे आके चिपक गया कॉपर की रोड पे, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा कॉपर की रोड से और खुद कॉपर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, कॉपर में बदल जाएगा। तो कॉपर में बदल जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में से कितना चार्ज चला गया बेटा, Cu2+ आयन था ना, उस पर चार्ज था 2 पॉजिटिव, वो खत्म हो गया। तो सॉल्यूशन पे क्या ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, एक कैटायन कम हो गया। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, 2 सोडियम आयन इसमें डाल देगा सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में 2 सोडियम आयन आ जाएंगे, 2 सोडियम आयन आ जाएंगे। 2 सोडियम आयन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फिर से मेंटेन कर देंगे। सेम ऐसे यही है, इसमें जिंक आयन एक्स्ट्रा होते चले जाएंगे, जिंक आयन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो जिंक आयन पॉजिटिव चार्ज आयन है, तो सॉल्यूशन कैसा होता चला जाएगा, और सॉल्यूशन पॉजिटिव होता चला जाएगा। तो सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये इसको नेगेटिव आयंस देते चले जाएंगे। यानी इसमें क्या आता जाएगा, क्लोराइड आयन आते जाएंगे। क्या आते जाएंगे, क्लोराइड आयन आते जाएंगे, ताकि ये सॉल्यूशन क्या ना हो, पॉजिटिव ना हो। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या बढ़ रहे हैं, जिंक 2+ आयन बढ़ रहे हैं, तो कैटायन बढ़ रहे हैं। तो इसको ये इसे क्या देना पड़ेगा, एनायन देने पड़ेंगे, ताकि न्यूट्रल हो जाए सॉल्यूशन। इसमें क्या घट रहे हैं, कैटायन डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि कैटायन कंज्यूम हो रहे हैं Cu2+ आयन। तो क्या बढ़ रहे हैं इसमें, अगर कैटायन डिक्रीज कर रहे हैं तो उनके कंपेरेटिव बढ़ क्या रहे हैं, सल्फेट आयन बढ़ रहे हैं। तो क्या देने पड़ेंगे इसमें, कैटायन देना पड़ेगा, तो इसमें कैटायन देता रहेगा। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, दोनों सॉल्यूशन को बिना मिक्स हुए दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। तो 1 या 2 नंबर का एक थ्योरी में जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन होता है कि एक इंटरनल पाथ प्रोवाइड कराता है, किसके लिए, आयंस के फ्लो के लिए, और ये सेल के इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है और दोनों सॉल्यूशन को बिना मिक्स हुए दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या करता है, मेंटेन करता है। जेल हमारा कोई भी हो सकता है, वैसे ज्यादातर हम एल्गी का जेल लेते हैं। अगर अगर इलेक्ट्रोलाइट हमारा कोई भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, जो भी है कुछ भी ले सकते हो आप। सोडियम सल्फेट भी ले सकते थे, पोटेशियम सल्फेट भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, ठीक है। अब आते हैं, एक चीज और होती है, अब आती है नर्स इक्वेशन, और उससे पहले एक चीज की हम कैसे निकालते हैं ईएमएफ सेल का, कैसे निकालते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो सोल्ट ब्रिज में हटा दे रहा हूं आप, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है बेटा, हेलो, सो गए क्या सारे बच्चे, हेलो, है बेटा दिक्कत यहाँ तक, नो ठीक सर। है सर, ठीक है। क्या ठीक है भाई, मैं तो ठीक नहीं हूँ, तू ठीक है हाँ सर मैं ठीक हूँ। भाई, तू तो ठीक होगा यार। तो दवा देख लो सर, ज्यादा दिक्कत हो जाए फिर क्या कह रहा है, कोरोना क्या के कह रहा है, चक्कर में ज्यादा दिक्कत हो जाए, दवाई वाई ले लो सर। मेरे को मेरे को कोई कोरोना थोड़ी नहीं है नालायक, मेरे को तो एसिडिटी हुई पड़ी है। आगे तक एक्सरसाइज सबको किया यहाँ करो तक सर। क्लियर है, हेलो। भाई मैं तो नाराज हूँ आपसे, मैं तो इसलिए नहीं बोल रही। चल ठीक है, मत बोल, तू नाराज ही रहे, ठीक है, 12th के बाद बात करेंगे।
चलो आगे देखते हैं, इसके बाद देखते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं, अब इसमें देखो एक चीज होती है ईएमएफ सेल का हम कैसे निकालते हैं, सेल का ईएमएफ हम कैसे निकालेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल, ई सेल, ईएमएफ ऑफ सेल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ई सेल निकालने का एक तरीका होता है बेटा, एक फॉर्मूला होता है, किसी भी सेल का अगर आपको ईएमएफ चाहिए तो आप ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये एक फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, वही होता है आपका ईएमएफ ऑफ सेल। ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये माइनस बेटा किसका माइनस है, फॉर्मूले का माइनस है, ये ध्यान देना। ये फॉर्मूले का माइनस है, ये हमेशा माइनस रहेगा। वो अलग बात है कि कभी किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, कभी किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डालेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव डालेंगे। दो तरीके के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है और एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। दो तरीके के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है और एक क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। दो तरीके के आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। कोई भी फॉर्मूला आप यूज करोगे आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही डालना है। एनसीईआरटी में जो टेबल दे रखी है वो पूरी रिडक्शन पोटेंशियल की ही दे रखी है। एनसीईआरटी में जो टेबल दी गई है वो किस चीज की दी है, रिडक्शन पोटेंशियल की दी गई है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही डालनी है फॉर्मूले में, कोई और वैल्यू नहीं डालनी, ठीक है। और वैसे भी कोई और वैल्यू दी भी नहीं गई है कहीं, एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है वो भी रिडक्शन पोटेंशियल की दे रखी है। तो ईएमएफ जो सेल का होता है वो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही होता है। स्टैंडर्ड ईएमएफ अगर हम सेल का निकालना चाहें, स्टैंडर्ड ईएमएफ ये होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये होता है ईएमएफ ऑफ दी सेल। अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ नोट लगा देते हैं, ये नोट लगा दिए, तो ये हो जाता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है आपको कि ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड क्या होता है, ई नोट सेल, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल बराबर होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। एक और हम कर सकते हैं, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला आप तक आया है, ध्यान देना ये। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा कैथोड आपका जो होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, बताया था मैंने, और कैथोड को हमेशा राइट साइड में रखते हैं, इसलिए मैंने बताया था इस वाले सेल को बोलते हैं आरआरसी, राइट साइड रिडक्शन कैथोड, राइट साइड रिडक्शन कैथोड, यही है, ऐसे याद करोगे। एनोड आपका नेगेटिव होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड को लेफ्ट साइड में रखते हैं, किस में रखते हैं, लेफ्ट साइड में रखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लो आ, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कई बुक में ऐसे भी लिख देते हैं वो लोग। अब दूसरा जो फॉर्मूला है वही फॉर्म, कैथोड की जगह वो क्या लिख देते हैं, राइट लिख देते हैं, यानी ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ऐसे भी लिख देते हैं। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट साइड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट साइड इक्वल टू ई नोट सेल, ठीक है। अभी नोट हटा दो, नोट हटा दोगे तो स्टैंडर्ड नहीं है, और नोट रखोगे तो स्टैंडर्ड कंडीशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट साइड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट साइड क्या होगा, ईएमएफ ऑफ सेल। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट साइड हो जाए माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट साइड हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल हो जाएगा। तो चाहे ये याद कर लो, और सबसे बढ़िया है राइट, तो आपको पता है राइट साइड क्या होता है भाई, कैथोड होता है, तो ई कैथोड माइनस लेफ्ट साइड क्या होता है, एनोड होता है, तो ई एनोड। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें वैल्यू डालते समय, बच्चे कहते हैं सर कैथोड में तो रिडक्शन होते हैं तो हम तो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल डालेंगे, और एनोड में तो ऑक्सीडेशन होता है हम तो वहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डालेंगे। अगर तुम्हें अपने मन का करना है तब ये फॉर्मूला है ही नहीं, तब तो होता है ई नोट कैथोड प्लस ई नोट एनोड, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। तब आपको कैथोड पे रिडक्शन होता है
तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल डालना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डालना है, ठीक है, तब ये फॉर्मूला है। लेकिन बेटा अब उसके लिए क्या होता है, आपको सबका रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता होना चाहिए। एनसीईआरटी वालों ने क्या काम किया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ज्यादा फर्क नहीं होता, साइन का फर्क होता है। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो 2 वोल्ट है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -2 वोल्ट होगा, यानी साइन का ही फर्क है। जैसे कि हम ये देख लेते हैं कि ये कॉपर है तो कॉपर का इसमें रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो +0.34 वोल्ट होता है। कितना होता है? +0.34 वोल्ट। ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो माइनस कर दूंगा, लो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो एनसीईआरटी वाले ने सबका रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, बोर्ड में भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही आएगा। तो एक काम करते हैं, तो देखो ये रियल फॉर्मूला था। अगर आप अपने मन का करना चाहते हो कि कैथोड पे रिडक्शन होता है तो कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल डालेंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डालेंगे, तब तो ये फॉर्मूला है ई नोट कैथोड प्लस ई नोट एनोड। पर ऐसा नहीं करना, इस फॉर्मूले को देखो ठीक कर लेते हैं जैसे एनसीईआरटी वालों ने कर लिया है। जो अगर एनोड के आगे मैं माइनस लगा दूं, ये लो एनोड का मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डाला और आगे माइनस लगा दिया, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आगे माइनस लगा दिया तो क्या बन गया भाई, वो रिडक्शन पोटेंशियल बन गया। क्या बन गया? रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड पे तो रिडक्शन हो रहा है, कैथोड पे तो रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड का तो रिडक्शन पोटेंशियल ही डालना है, पर एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं डालना चाहते, तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में बदल लो। क्या, कैसे बदलोगे? आगे माइनस लगा दो, तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बन गया? अब रिडक्शन पोटेंशियल बन गया। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा बाहर? माइनस। तो सीधा एनसीईआरटी ने यही फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई अब आपको टेंशन खत्म। ये आपको पता है कि हाँ कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर डालना सबका क्या है? डालना कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल है और डालना एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको काम ही आएगा। इसके बाद एक इक्वेशन आती है नर्स्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वो हम समझते हैं, ठीक है। जैसे इसके लिए पहले इस सेल का ईएमएफ मैं निकाल के आपको बताता हूँ। इस सेल का अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका? कैथोड का, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका? एनोड का। तो देखते हैं एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड ही दे रखा है सबका, मैं सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहा हूं, तो जो भी वैल्यू है वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बता रहा हूं। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका मन कर रहा है तो आप उसका साइन बदल देना, लेकिन जरूरत होती नहीं है, टेबल में सारा रिडक्शन पोटेंशियल ही है। तो ई नोट एनोड जो होता है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो एनोड का होता है, यानी जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है 0.76 वोल्ट होता है, 0.76 वोल्ट होता है। तो ध्यान देना 0.76 वोल्ट जो है वो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? आगे क्या लगाएंगे भाई? माइनस, क्योंकि सबका रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का होता है +0.76 वोल्ट, और हमें चाहिए क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए होता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका है, आगे माइनस लगा दो, -0.76 वोल्ट। सेम ऐसे ही है, कैथोड है आपका कॉपर है, तो कॉपर में देखते हैं इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है कैथोड का, तो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, कैथोड पे तो होता ही रिडक्शन है, तो कैथोड का तो रिडक्शन पोटेंशियल ही है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34 वोल्ट। कितना होता है? 0.34 वोल्ट। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है? कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान देना
ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल या जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का मैंने रिडक्शन पोटेंशियल ही बताया है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो इसको प्लस कर दो, साइन बदल दो, और इसको माइनस कर दो, तो ये माइनस में हो गया। तो ये अब कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, और ये जिंक का अब क्या हो गया, ये जिंक का अब क्या हो गया, ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। तो ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इस समय ये दोनों मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और हमें चाहिए रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, तो हम इन दोनों ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बदलेंगे, तो ये प्लस है और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस है। तो ध्यान देना, आंख बंद करके रिडक्शन पोटेंशियल ही डालना होता है, और कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये जिंक का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कॉपर का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब डाल दो ई नोट सेल। अब कहोगे ये कैसे पता चला सर, ये दोनों वैल्यू हमें कहाँ से आई, भगवान ने बताई? नहीं, ये दोनों वैल्यू जो है वो हमने अपने हिसाब से निकाली है। हमने एक सेल बनाया। पहली बात तो क्या होती है भगवान जाने, किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है हमें पता ही। ठीक है, तो हमने एक काम किया साइंस में, हमने एक ना इलेक्ट्रोड बनाया जिसे हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोला, और इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का हमने रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो माना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो माना, और हमने उनसे कंपेयर कर करके इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला। जिसका रिडक्शन निकल सकता था उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल सकता था उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला। यानी क्या होता है अभी भी नहीं पता। ये किसके कंपैरेटिव बात हो रही है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक हमने इलेक्ट्रोड बनाया जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जिसे हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड माना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 वोल्ट माना, उसके कंपैरेटिव निकाला है। ठीक है, तो ई नोट सेल कितना हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसको भी लिखने का एक तरीका होता है, ऐसे लिखते हैं हम, ई नोट एनोड है। तो ध्यान देना बेटा, ये है क्या आपका, ये आपका है क्या, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो आप पहले आयन लिखोगे जिंक का, पहले जिंक का आयन, इसके नीचे आपको लिखना होता है पहले जिंक 2+ आयन, और फिर क्या, फिर जिंक। जिंक, ध्यान देना, पहले जिंक आयन हो बाद में जिंक हो, पहले आयन बाद में जिंक, पहले आयन है बाद में सॉलिड है तो रिडक्शन पोटेंशियल, पहले सॉलिड है बाद में आयन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ध्यान देना, ये रिडक्शन पोटेंशियल है रियल। वैसे तो यहाँ क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो आप लिखोगे पहले Zn 2+ आयन, और उसके बाद क्या लिखोगे, जिंक लिखोगे, पहले आयन बाद में सॉलिड, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल आ गया। ये ऐसे भी लिखते हैं हम इसको, पहले जिंक का आयन फिर क्या स्लैश देके फिर जिंक, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं उल्ट, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, पहले आयन बाद में मेटल तो रिडक्शन पोटेंशियल। अगर पहले मेटल हो बाद में आयन हो तब यह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है कि रिडक्शन, पहले मेटल बाद में आयन तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पहले आयन बाद में मेटल तो रिडक्शन पोटेंशियल। एक और चीज, कभी भी वो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देंगे, एनसीईआरटी में तो और सीबीएसई में तो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही देंगे। तो पहले Zn 2+ आयन देंगे, पहले आयन देंगे, बाद में क्या देंगे, मेटल देंगे, तो हमेशा आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही देंगे। तो क्या आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका, ये भी इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, ई नोट, पहले क्या लिखोगे, Cu2+ आयन, और बाद में क्या लिखोगे, कॉपर। अरे पहले क्या लिखोगे, Cu2+ आयन, और बाद में क्या लिखोगे, कॉपर, पहले आयन बाद में मेटल, और ये रिडक्शन पोटेंशियल इसका प्लस 0.34 वोल्ट होता है। यही है, तो हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, कैथोड और एनोड में, तो हमने पता है कैथोड में क्या है, कैथोड में क्या है, Cu2+ आयन है और Cu, ये है। तो कॉपर का भी रिडक्शन पोटेंशियल, और एनोड पे भी क्या है, एनोड पे भले ऑक्सीडेशन हो रहा है पर डाल तो क्या रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल डाल रहे हैं ना, इसीलिए लिखेंगे ऐसे।
पहले आयन Zn2+ और बाद में मेटल जिंक, ऐसे लिखेंगे। कितना है बेटा कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, +0.34 वोल्ट, माइनस जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.76 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा दोनों का, कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 0.34 प्लस 0.76 कितना आ जाएगा 1.10 वोल्ट। ये इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आता है। स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का कब आता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का जब आता है जब जिंक 2+ आयन की कंसेंट्रेशन कितनी हो, 1 मोल पर लीटर हो, कॉपर 2+ आयन की कंसेंट्रेशन कितनी हो, 1 मोल पर लीटर हो। ये आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है। अब देखो क्या जरूरी है ये हमेशा 1 मोल पे ही निकाले, सेल मेरी मर्जी है, मैं 1 मोल लूं या ना लूं, मैं सेल बनाता हूँ किसी और कंसेंट्रेशन पे सेल बना लो, आप अपने लाइफ पे कोई और कंसेंट्रेशन में बना लो, ठीक है। तो अगर कंसेंट्रेशन यूनिटी है तो वोल्टिक सेल बोलते हैं, या गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल बोलते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। सेल तो हम बहुत सारे बना सकते थे, मैं जिंक की जगह आयरन ले सकता हूँ, कॉपर की जगह सिल्वर ले सकता हूँ, तो कोई फर्क नहीं, मैं एक और सेल बना सकता हूँ। तो अब मैं नर्स इक्वेशन एक बार आपको बताता हूँ, तो नर्स इक्वेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। अगला आता है बेटा नर्स इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल के लिए हम नर्स इक्वेशन देखते हैं क्या कहता है, वो क्या रहा है। अगर स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है तो कोई बात ही नहीं है, सीधा ही निकल जाता है स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी पता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी पता है, और ईएमएफ ऑफ सेल भी स्टैंडर्ड पता ही है। लेकिन अगर कोई और कंसंट्रेशन पे आपको निकालने को आ जाए, कोई अलग कंसंट्रेशन पे वो दे दें, तो हमें नर्स इक्वेशन लेनी पड़ती है, नर्स इक्वेशन लेनी पड़ती है। जैसे अभी हमने डैनियल सेल का पढ़ा था, तो मैं उसी का बताता हूँ। जिंक था, Cu2+ आयन के साथ रिएक्ट किया था, और क्या बना था, बेटा Zn2+ आयन बनाया था और कॉपर बना था, यही था। सॉलिड की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट होती है, यूनिटी ले लेते हैं, सॉलिड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, यूनिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो प्योर जिंक, ये जिंक सॉलिड है और कॉपर भी सॉलिड है, तो इनकी कंसंट्रेशन तो यूनिटी रहेगी। जिंक भी सॉलिड है और कॉपर भी सॉलिड है, तो सॉलिड की कंसंट्रेशन तो क्या रहेगी, यूनिटी रहेगी। अब Cu2+ आयन और जिंक 2+ आयन की बात कर रहे हैं, Cu2+ आयन और जिंक 2+ आयन की बात करते हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन देखते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन तो पता ही है कितनी होनी चाहिए, एक्वस कंडीशन में थे, ये भी एक्वस में थे, तो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, तो 1 मोल पर लीटर, और इसमें भी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोल पर लीटर की बात हो रही है, यही है। यानी यूनिट कंसंट्रेशन है, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन 1 मोलर भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, 1 मोलर, मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर कोई और कंसंट्रेशन हुई, अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन है तो कोई बात ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, तब तो ई नोट सेल कितना होगा, तब ई सेल कितना होगा, स्टैंडर्ड ही होगा, तब ई सेल कितना होगा 1.10 वोल्ट होगा डैनियल सेल के लिए, वोल्टिक सेल के लिए, और उसी को स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल बोलेंगे। पर अगर कोई और कंसंट्रेशन ले लूं, तो कोई और कंसंट्रेशन ले लें तो समझते हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं। कोई और कंसंट्रेशन लेंगे तो इससे कम आएगा वोल्टेज, ईएमएफ इससे कम आएगा कि इससे ज्यादा आएगा, वो देखते हैं। मान लो कॉपर की कंसंट्रेशन मैंने कितनी ले ली, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन ले ली C1, और जिंक आयन की कंसंट्रेशन ले ली C2। C1 कंसंट्रेशन और C2 कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। मान लो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन है 0.1 मोल पर लीटर,
और कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन मान लो आया 0.01 मोल पर लीटर। देखो मैंने अलग कर दी कंसेंट्रेशन, मैंने क्या लिया है 0.1 मोल पर लीटर कंसेंट्रेशन लिया कॉपर आयन की, और जिंक आयन की 0.01 मोल पर लीटर क्या लिया मैंने कंसेंट्रेशन लिया, जिंक आयन की कंसेंट्रेशन लिया। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हम एक चीज देखते हैं बेटा, एक नस्ट इक्वेशन होती है, वो नस्ट इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी कि जो ईएमएफ होता है सेल का, जो ईएमएफ होता है सेल का किसी भी कंसेंट्रेशन, किसी भी कंसेंट्रेशन, ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी कंसेंट्रेशन, ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी कंसेंट्रेशन बराबर होता है ई नॉट सेल, ईएमएफ ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन या स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन या ईएमएफ ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन आपको पता है, एट यूनिट कंसेंट्रेशन एट स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन या स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन में एनएफ और लॉग क्यू। ये है, ये नस्ट इक्वेशन है, ड्राइव नहीं करना आपको, केमिस्ट्री में कोई फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं करनी, ये पूरा एक फॉर्मूला ही है, ये पूरी एक इक्वेशन ही है। और इसे कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, नस्ट इक्वेशन बोलते हैं फॉर ईएमएफ ऑफ सेल। किसके लिए, फॉर ईएमएफ ऑफ सेल। बस इसमें चीजें आपको समझते जानी है। टी आपका जो है, टी क्या है बेटा, टेम्परेचर है, टी क्या है आपका, टेम्परेचर है। तो टी आपका टेम्परेचर है, केल्विन में डालना है, टी आपका टेम्परेचर है और किस में डालना है, केल्विन में डालना है। वैसे तो आपको जितने भी क्वेश्चन देंगे वो एनसीईआरटी सीबीएसई वाले 25 डिग्री सेल्सियस के लिए देंगे, यानी हमेशा रूम टेम्परेचर की ही बात करेंगे। रूम टेम्परेचर हम कंसीडर करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, यानी केल्विन में कितना हो जाएगा 298 केल्विन। अरे केल्विन में कितने हो जाएंगे 298 केल्विन हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। तो टेम्परेचर तो आपको पता है हमेशा क्या रहेगा 298 केल्विन रहेगा, यानी 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, आर क्या होता है बेटा, आर होता है गैस कांस्टेंट होता है। क्या है, गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन में, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी क्या है, टेम्परेचर है, किसका टेम्परेचर, सॉल्यूशन का टेम्परेचर, सेल का टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ही सॉल्यूशन है, रूम टेम्परेचर पे ही सेल है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो केल्विन में कितना हो जाएगा 298 केल्विन हो जाएगा। आर क्या है, आर गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। एफ जो होता है वो होता है, एफ होता है फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन आपको पता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये जो है, यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उसे 1 फैराडे चार्ज बोलते हैं। 1 फैराडे चार्ज होता है 96487 कूलम। कितना चार्ज होता है आप निकाल भी सकते हो, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप निकाल सकते हो। 1 मोल आपको पता ही है 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो आपको एवोगैड्रो नंबर होते हैं, ठीक है, और उस पे चार्ज निकालोगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आएगा 96487, 96,487 कूलम। राउंड ऑफ करके वो जो है रियल वैल्यू तो यार राउंड ऑफ कर देंगे तो 96,500 कूलम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 96,500 कूलम हो जाएगा, ठीक है। क्या प्रभाव, अभी ठीक है, तो बच्चों से पूछना पड़ेगा। हेलो
बेटा आ रही है सबको क्लियर आवाज? यस सर। यस सर। यस को तो नहीं आ रही ना वॉइस में? नहीं सर। ठीक है, ठीक है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो फैराडे कांस्टेंट होता है और उसकी जो एक्यूरेट वैल्यू होती है 4896487 कूलम। और अगर अप्रोक्सीमेट डाटा ही डालते हैं हम, इसमें एक्यूरेट नहीं डालते हैं, तो इसकी जो वैल्यू डालेंगे 96500 कूलम, इतना बोर्ड में भी लिखा रहेगा। ठीक है, अच्छा तो आपको आर पता चल गया, आपको टी पता चल गया, टी टेम्परेचर था, आर गैस कांस्टेंट था, एफ फैराडे कांस्टेंट था। अब आता है बेटा एन और क्यू। एन होता है कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है। तो जिंक कॉपर आयन को कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है भाई? जिंक ने कॉपर आयन को कितने इलेक्ट्रॉन दिए बैलेंस इक्वेशन में? 2 इलेक्ट्रॉन दिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, ठीक है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 है। तो एन की वैल्यू इसमें हो जाएगी 2 हो जाएगी। अरे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब रह गया क्यू। क्यू आपने पढ़ा था 11th में पढ़ा था रिएक्शन क्वेश्चन, तो उसमें आपने पढ़ा था जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने पढ़ा था केसी या केपी पढ़ा था, ऐसे ही होता है क्यूसी और क्यूपी होता है। प्रेशर लेते हैं तो केपी क्यूपी लेते थे, कंसंट्रेशन लेते हैं मोलर कंसंट्रेशन तो केसी और क्यूसी लेते हैं। तो केसी और क्या ले रहे हो आप? क्यूसी ले रहे हो। जो केसी है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्यूसी रिएक्शन क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, आप केसी क्यूसी ना लिख के के और क्यू भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। आपने पढ़ा था वहां पे कि किसी भी समय अगर हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो निकालते हैं, वो क्यूसी होता है। अगर इक्विलिब्रियम आ जाए, रिएक्शन में क्या आ जाए? इक्विलिब्रियम आ जाए, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आपने पढ़ा था, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के रेशियो को क्या बोलते हैं? तब केसी बोलेंगे। यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है जिंक 2 प्लस आयन और कॉपर, तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस आयन, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। तो जिंक 2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन, क्योंकि एक प्रोडक्ट ये है, और कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर, कॉपर तो सॉलिड है, तो ये तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन, ये है, ये रेशियो होता है, तो इसे केसी बोलते हैं। पर ये क्या होता है? जब इक्विलिब्रियम आ जाता है किसी केमिकल रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम के समय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेशियो को एक तरीके से हम बोलेंगे केसी। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इज कॉल्ड एसी, इज कॉल्ड एसी। अब इसमें भी ध्यान देने वाली बात है, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम नहीं आया है तब भी तो ये रेशियो निकाला जा सकता है भाई। मान लो इक्विलिब्रियम नहीं आया है, केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है या केमिकल रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, इक्विलिब्रियम नहीं आया। इक्विलिब्रियम में तो क्या होता है? इक्विलिब्रियम में तो क्या होता है? रिएक्शन, नेट रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में प्रोसीड ही नहीं करता। रिएक्शन ऐसा लगता है हो तो रहा होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है बैकवर्ड भी होता है, पर रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड के बराबर हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब फॉरवर्ड होगा, जब फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड कम होगा, तब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होता हुआ दिखाई देगा। जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा, तो नेट रिएक्शन आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होता हुआ दिखाई दे। तो अगर इक्विलिब्रियम आया है तो रिएक्शन आपको रुका हुआ लगेगा, हालांकि डायनेमिक होता है नेचर का इक्विलिब्रियम, क्योंकि रुका नहीं रहता, पर लगता है रुका हुआ, नेट रिएक्शन लगता है रुक गया है, लेकिन फॉरवर्ड बैकवर्ड सेम स्पीड से प्रोसीड करते हैं। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम नहीं आया तो भी तो ये रेशियो निकाला जा सकता है। इक्विलिब्रियम हो सकता है केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, या हो सकता है केमिकल रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है।
नेट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या नेट रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तब केसी को हम क्या बोल सकते हैं, तब हम ये जो रेशियो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो रेशियो होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे केसी कहते हैं ना। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो इसको बोलेंगे क्यूसी, रिएक्शन क्वेश्चन यही है। और क्यूसी को क्यूसी बोलो तो क्यूसी बोलो, नहीं तो क्यू बोल दो, तो ये आपका क्यू हो जाएगा, ये आपका क्यू है। तो ये नर्स इक्वेशन है। इसमें अगर मैं सारी वैल्यू डाल दूं, अगर मैं सारी वैल्यू डाल दूं तो देखो डाल दो, जो वैल्यू बदलने वाली है नहीं। जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बदलेगी ही नहीं, टेम्परेचर की वैल्यू बदलनी ही नहीं है। टेम्परेचर हमेशा रूम टेम्परेचर रहेगा 298 केल्विन रहेगा, तो ये हमेशा 298 केल्विन ही रहेगा, ठीक है। और फैराडे कांस्टेंट बदलने वाला ही नहीं, क्योंकि फैराडे कांस्टेंट तो हमेशा कितना रहेगा, फैराडे कांस्टेंट रहेगा 96500, ये हमेशा यही रहेगा फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। और आर जो है, आर वो कितना होगा, आर होगा 8.314, ये तो हमेशा यही रहेगा 8.314, जो गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू अगर मैं सॉल्व कर दूं, ये तो फिक्स है, ये 96500 फिक्स है, 298 फिक्स है, 8.314 फिक्स है, 2.303 फिक्स है। सबको सोल्व करेंगे तो ये आता है 0.0591, ये आता है। तो हम वहां हम टाइम बचाएंगे ना, वहां हम क्या, हम ये कैलकुलेशन इसको करके यही लाके क्या अपने आप को साबित करना चाहेंगे, इंटेलिजेंट, ठीक है। तो वहां समय बचाना है, तो सीधा ही याद रखना है इसको, तो ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। यही कि जी अगर रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, वैसे 99% चांस है सीबीएसई वाले रूम टेम्परेचर की ही बात करते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 0.0591। थोड़ा और अगर आप कैलकुलेशन ठीक करना चाहते हो तो वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है वो 1 को लेके नहीं की जाती, तो 0.059 ही ले लेते हैं। तो इसे नर्स इक्वेशन बोलते हैं कि किसी भी कंसंट्रेशन पे जो सेल की ईएमएफ होती है वो बराबर होती है उस सेल की ईएमएफ स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन पे, यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग क्यू, यही होता है। और क्यू आपको पता है ये रहा और एन ये रहा। तो देखो अब अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं, अगर मैं कंसंट्रेशन 1 लेता तो क्या होता, अगर मैं कंसंट्रेशन यूनिटी लेता तो क्या होता, 1, तो इसकी कंसंट्रेशन भी 1 ले लो और इसकी कंसंट्रेशन भी 1 ले लो, तो कंसंट्रेशन 1 ले लो, तो देखो यहाँ तो आराम से ही हो जाएगा। यहाँ अब अगर वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, Zn 2+ और Cu और अपॉन में कितना है Zn और Cu 2+। भाई प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी लेते हैं, प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन यूनिटी, तो प्योर जिंक सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड है, तो इनकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 1 हो गई, तो इनकी तो 1 ही, इनकी तो 1 है, क्योंकि प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है। तो प्योर कॉपर की कितनी होगी 1, प्योर जिंक की भी कितनी होगी 1, मेटल की 1 हो गई, यूनिट कंसंट्रेशन हो गई। तो यही हो गया ना कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। जिंक आयन की स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन 1 मोल ले ली और कॉपर आयन की भी स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन 1 मोल ले ली, तो ये 1/1 हो गया। तो 1/1 कितना हो जाएगा भाई, ये 1 ही रहेगा, क्या रहेगा, ये 1 ही रहेगा। तो ये 1 है, तो आप देखो ये 1 है और n की वैल्यू इस केस में 2 होती है, तो n की वैल्यू 2 डालो और क्यू कितना आया, 1 आया। log 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, log 1 0 होता है, तो पूरा क्या हो गया 0। तो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन पे जो ई सेल है वो ई नोट सेल के बराबर होता है, ठीक है, ये नर्स इक्वेशन के हिसाब से। लेकिन जरूरी तो नहीं हर बार मतलब ईएमएफ स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन पे ही निकाले। मान लो मेरे को क्वेश्चन में दे दिया गया कि भाई कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन जो है वो है 0.1 मोल पर लीटर, तो कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट होगा, तो कॉपर आयन की भी कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है। सबको स्ट्रॉन्ग ही मान लेते हैं जिसका डिसोसिएशन 90 या 95% से ज्यादा होता है, ठीक है। अब ऐसे ही जिंक आयन की कंसंट्रेशन, मान लो जिंक सल्फेट की भी कंसंट्रेशन दे दी और जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन दे दी 0.01 मोल पर लीटर, 0.01 मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन दे दी, तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जिंक आयन की भी कंसंट्रेशन 0.01 मोल पर लीटर हो जाएगी, यही है। तो अब देखो अब बदल जाएगी, नर्स इक्वेशन क्या थी, ई सेल इक्वल टू कितना था, ई नोट सेल
माइनस ई सेल किसके बराबर था, ई सेल इक्वल था किससे, ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन, और लॉग क्या था, और लॉग क्यू था। 1 लिखो या मत लिखो, कैलकुलेशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम वैल्यू डालते हैं, आप अपने हिसाब से वैल्यू डालो। तो आप वैल्यू डालोगे, एन कितना आ रहा है भाई, एन कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ऐसे समझ लो, या कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो एन की वैल्यू कितना हो गया बेटा, 2 हो गई। तो एन की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, ठीक है। क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू की, जिंक आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है भाई, जिंक आयन की कंसेंट्रेशन ये रही 0.01 मोल पर लीटर है। वो तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो, वैसे भी केसी और केसी की यूनिट होती नहीं। कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, कॉपर आयन की भी कंसेंट्रेशन डाल दो। कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है, कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर। कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा, ये है क्या बेटा, ये कितना है, इसको अगर मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा, वैसे तो इसको लिख सकते हो आप 10 की क्या पावर बनेगी। अगर मैं 10 की पावर के हिसाब से लिखना चाहूँ तो कितना लिखूंगी, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो 10 की पावर -2 लिखेंगे, ओ 10 की पावर -1 लिखेंगे सॉरी, और इसको 10 की पावर -2 लिखेंगे। तो ये 10 की पावर -2 और ये 10 की पावर -1, देख लो आप ऐसे समझ लो 0.01 है, ठीक है। 10 की पावर में लिखना है तो 2 डेसिमल राइट साइड ले जाओगे आप, तो 10 की पावर -2, तो 1 इंटू 10 की पावर -2 या सिर्फ 10 की पावर -2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -2, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -1। कितना आ जाएगा बेटा, डिवाइड कर दोगे क्या रह जाएगा, 10 की पावर -1 रह जाएगी। ये आ गया, ये क्यू की वैल्यू हो गई। एन की वैल्यू तो 2 डाल ही दी, क्यू की वैल्यू डाल देते हैं। क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू की वैल्यू हो गई 10 की पावर -1, डाल दी मैंने वैल्यू, यही है। और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आपको पता है भाई, वोल्टिक सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना होता है सेल का, वैसे तो डैनियल का तो याद ही रहना चाहिए, वोल्टिक का कितना था ये 1.10 वोल्ट, कितना था भाई 1.10 वोल्ट। वोल्ट तो यूनिट है, अभी नहीं लिखते, बाद में लिख देंगे, इतना ही है। सोल्व कर लो भाई। पावर जो है -1 किधर आ जाएगा, -1 आगे आ जाएगा, तो -1 आगे आ गया। log 10 कितना होता है बेटा, log 10 तो 1 होता है, तो log 10 हटा दो, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। इसको डिवाइड कर दो, इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कर देता हूँ मैं एक बार डिवाइड। जीरो 0.059 डिवाइडेड बाय 2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ गई 0.0295, ये वैल्यू आ गई। इसमें ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो, 1.10 ऐड कर दिया, ये वैल्यू आपकी ऐड होके कितनी आ जाएगी 1.1095, ये आ गया। यानी इस कंसंट्रेशन पे इस सेल की ये ईएमएफ, पर ये स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन नहीं है, इसलिए इसको ई सेल बोला है। स्टैंडर्ड होता तो क्या बोलते, ई नोट सेल बोलते, अगर स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होती तो, स्टैंडर्ड कंडीशन होती तो। ना कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड है ना कंडीशन स्टैंडर्ड है, तो इसलिए ई सेल बोला। तो इस कंसंट्रेशन पे इस सेल की ईएमएफ ही आएगी। अलग अलग कंसंट्रेशन पे सेल की ईएमएफ क्या आएगी, अलग अलग कंसंट्रेशन पे सेल की ईएमएफ अलग अलग आएगी। अगर मैं कोई और कंसंट्रेशन कर दूं तो देखो क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा और कंसंट्रेशन बदलना चाहता हूँ तो मैं कोई और कंसंट्रेशन ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पे जो है मैं कंसंट्रेशन, जो जिंक की कंसंट्रेशन ले लेता हूँ, जिंक आयन की कंसंट्रेशन, ये मैंने ले ली 0.2 ले ली, कितनी ले ली 0.2 ले ली, कितने मोल पर लीटर, और इसकी कंसंट्रेशन मैंने 0.1 ले ली, 0.1 मोल पर लीटर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक चीज पढ़ा था, ई सेल जो होता है नस्ट इक्वेशन लिखेंगे, तो नस्ट इक्वेशन क्या था, ई सेल ई में ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी कंसंट्रेशन एट एनी कंडीशन, वो क्या था स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग क्यू,
1 लिखो मत, इतनी लंबी कैलकुलेशन कौन करेगा। इसमें n की वैल्यू आपने पढ़ी ली थी, n की वैल्यू कितनी आएगी भाई, कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है 2 का बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। 2 इलेक्ट्रॉन जिंक लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन गेन कर रहे हैं, तो n तो 2 हो गया। ये है ई नोट सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल वोल्टिक सेल का कितना होता है, जिंक और कॉपर का जो सेल है वोल्टिक सेल डैनियल सेल, उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ हमें याद ही है 1.10 वोल्ट। वैसे वो गिवन देंगे वहां पे, अगर भले ये हमें याद हो, वोल्टिक सेल का भी देते हैं। दूसरे सेल का तो चलो हमें याद नहीं होगा, वो देंगे, इस सेल का भी देंगे, यानी बोर्ड में तो सारा डाटा देते हैं। क्यू भी निकाल लेते हैं, तो क्यू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये दोनों प्रोडक्ट हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर, ये दोनों प्रोडक्ट थे। कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन। प्योर कॉपर की कंसंट्रेशन, कॉपर सॉलिड है, सॉलिड की कंसंट्रेशन यूनिटी, प्योर जिंक की भी यूनिटी, तो इनकी तो यूनिटी हो जाएगी कंसंट्रेशन। जिंक आयन की कंसंट्रेशन अपॉन में कॉपर आयन की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, उसको क्यू बोल रहे हैं, या क्यूसी बोलो या क्यू बोलो, क्यूसी लिखोगे क्यूसी लिख दो, क्यू लिखना चाहो तो क्यू लिख दो, चाहे क्यूसी क्यू ही रहने दो, यही है। बुक में क्यू नहीं यूज कर रखा, तो बुक में सीधा ये वैल्यू यहीं डाल दी, बुक में सीधा ये यहाँ पे यही लिख दिया है सीधा, यहाँ पे बुक में ऐसे लिख दिया है एनसीईआरटी में, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। तो वहां कहीं क्यू वाला फॉर्मूला नहीं मिलेगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्यू, ठीक है, क्यू अलग से ही निकाल लिया करो। और जिंक आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन Cu2 प्लस, जिंक आयन की कंसंट्रेशन क्या है, C2 है, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, C1 है। जिंक आयन की कंसंट्रेशन C2, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन C1, वैल्यू डाल दो। C2 कितना है भाई, 0.2 मोल पर लीटर, और C1 कितना है 0.1 मोल पर लीटर, यही है। कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू 2 डाल दो, ये आ गया। तो ये आप सोल्व कर लो, अब सोल्व करो। log 2 की वैल्यू जो होती है, log 2 होता है, log देखना आना चाहिए, 0.3010 ये वैल्यू होती है log की। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके एक बार मैं मोबाइल से जल्दी से आपको बता देता हूँ, ठीक है। जीरो पॉइंट 059 मल्टीप्लाइड बाय 0.3010 डिवाइडेड बाय 2, तो ये जो वैल्यू बन रही थी, ये वैल्यू बन रही है 0.00888, ऐसी बन रही है। इसमें ऐड कर दो 1.10 ऐड कर दो, ये वैल्यू ये आ गई 1.10888। अरे माइनस हो रहा है, सॉरी माइनस था ना, ये माइनस है, सॉरी माइनस करना है। ये है 1.10 माइनस 0.00888, ये वैल्यू आपकी ये आ गई 1.09112 वोल्ट। इतने वोल्ट आ गया ईएमएफ, ठीक है, इतने वोल्ट ईएमएफ है। इतना नहीं लिखना तो राउंड ऑफ कर दो, हटा दो इसको, तो इतना इसका ईएमएफ आ गया। ये किस कंसंट्रेशन पे आ गया, इस पे। अलग अलग कंसंट्रेशन पे ईएमएफ क्या होगा, अलग अलग कंसंट्रेशन पे ईएमएफ अलग अलग होगा। तो नर्स इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे नर्स इक्वेशन पे हैं, और नर्स इक्वेशन आप याद करना। ये दूसरा फॉर्मूला जो बताया मैंने ध्यान से, कि ई सेल किसके बराबर है भाई, ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग क्यू, यही है। 1 मत लिखो, कोई जरूरत नहीं, ये याद कर लो। ये नर्स इक्वेशन है फॉर ईएमएफ ऑफ सेल है, किसके लिए, फॉर ईएमएफ ऑफ सेल है। अरे बातें कौन कर रहा है नालायकों, बेटा डिस्टर्बेंस आ रही है, कौन है। अरे ये क्लियर हुआ सबको,
यस सर। क्लियर हुआ सारा? क्लियर हुआ ये? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है 1 मिनट और रुक जाओ। हम दुनिया का कोई भी सेल बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जैसे मैं और भी सेल बना सकता हूँ, जरूरी मैं यही सेल की बात करूँ। जैसे एक छोटा सा सेल लेते हैं तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, मान लो मैंने क्या काम किया, मैंने ऐसे लिया, मैंने राइट साइड में तो ऐसा एलिमेंट लेना है जो कम रिएक्टिव है, लेफ्ट साइड में ऐसा एलिमेंट लेना है जो ज्यादा रिएक्टिव है। तो मान लो मैंने 2 मेटल सेलेक्ट किए, सिल्वर और आयरन, 2 मेटल, इनका मैं सेल बनाना चाहता हूँ। अब मैं कॉपर जिंक का नहीं बनाना चाहता, कॉपर जिंक तो जनरल है। कॉपर जिंक वाले सेल तो मैंने बता दिए, डैनियल सेल या वोल्टिक सेल या क्या बोलते हैं आपके, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। लेकिन मैं आयरन और सिल्वर का सेल बनाना चाहता हूँ, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? जैसे जिंक और कॉपर में से ज्यादा रिएक्टिव जिंक था, तो जिंक की एनोड बना दी थी और कॉपर की कैथोड बना दी थी। तो आयरन और सिल्वर का अगर मैं सेल बनाना चाहता हूँ, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है किससे? सिल्वर से। तो आयरन की रोड तो एनोड का काम करेगी, आयरन की रोड जो है वो एनोड का काम करेगी, आयरन हो गया, एनोड का काम करेगी। और सिल्वर की जो रोड है, सिल्वर की जो रोड है ये कैथोड का काम करेगी। किसका काम करेगी? कैथोड का काम करेगी। इन दोनों का मैं बनाना चाहता हूँ, आयरन और सिल्वर का बनाना चाहता हूँ। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन एनोड, और सिल्वर कम रिएक्टिव है तो सिल्वर कैथोड। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, दोनों ही कंटेनर के अंदर। इसमें आयरन का कोई आयनिक सोल्ट डाल दो, तो आयरन का आयनिक सोल्ट मान लो FeSO4 फेरस सल्फेट डाल दिया, FeSO4 फेरस सल्फेट डाल दिया। तो इसमें फेरस सल्फेट डाल दिया तो Fe2+ आयन आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे? सल्फेट आयन आ जाएंगे। इसमें सिल्वर का कोई आयनिक सोल्ट डाल दो, तो सिल्वर का कोई भी आयनिक सोल्ट डालना चाहो डाल दो। तो मान लो मैंने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, क्या डाल दिया? सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया। सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया तो सिल्वर आयन आ जाएंगे उससे, और क्या आ जाएंगे? नाइट्रेट आयन आ जाएंगे, यही है उसका आयनिक हो गया। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये अब देखो ये लेफ्ट साइड में है, तो ये लेफ्ट साइड में है, और ये क्या है? राइट साइड में। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, तो आयरन एनोड है, तो आयरन को लेफ्ट साइड में रखा है। सिल्वर कम रिएक्टिव है, तो सिल्वर आयन का क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन जो होगा जहां होता है वो कैथोड होता है, और कैथोड को किधर रखेंगे? राइट साइड। इसीलिए इसे बोलते हैं लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड, और ये क्या होता है? राइट साइड रिडक्शन कैथोड, RRC और लोहा, ये आपको पता ही है। करंट अगर आपको फ्लो करवाना है, वायर के थ्रू करंट फ्लो करा दो, तो वायर ले लो, उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। आयरन के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? सिल्वर पे जाते रहेंगे। सोल्ट ब्रिज लगा दोगे दोनों के बीच में, दोनों के बीच में क्या लगा दोगे? सॉल्ट ब्रिज लगा दोगे। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज अगर आपने लगा दिया, ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज से क्या होगा? सॉल्ट ब्रिज से आयन का फ्लो होगा, इंटरनल सर्किट सेल का कंप्लीट होगा, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी दोनों सॉल्यूशन की बिना मिक्स हुए। अब अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ बहुत सारी चीजें, जैसे कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, तो हम देखते हैं एनोड का रिएक्शन देखते हैं। एनोड पे क्या होगा? तो एनोड का रिएक्शन अगर मैं बताऊं तो एनोड पे क्या होगा? जो आयरन है Fe है, सॉलिड फॉर्म में है, तो आयरन का क्या हो जाएगा? आयरन का ऑक्सीडेशन होगा। आयरन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो Fe किस में कन्वर्ट होगा? Fe2+ आयन में कन्वर्ट होगा। अरे Fe किस में कन्वर्ट होगा? Fe2+ आयन में, क्योंकि आयरन ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा, 0 से +2 में जाएगा, 0 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। ये हुआ। तो Fe2+ आयन फेरस आयन है, ये एक्वस स्टेट में मिलेगा, और आयरन तो सॉलिड में। ये एनोड पे हो गया रिएक्शन। कैथोड पे अगर कोई रिएक्शन पूछे आपसे तो क्या होगा? कैथोड पे जो रिएक्शन होगा तो क्या होगा? कैथोड का भी रिएक्शन कर सकते हो। तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा? जो सिल्वर आयन है, जो सिल्वर आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और किस में बदल जाएंगे? सिल्वर में बदल जाएंगे। तो सिल्वर आयन एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, सिल्वर आयन एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, किस में बदल जाएंगे? सिल्वर में बदल जाएंगे। तो सिल्वर आयन का रिडक्शन हुआ, सिल्वर आयन का रिडक्शन हुआ। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन किए हैं, अगर आप बैलेंस करना चाहो तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिखना है तो लिख दो बैलेंस के लिए। ठीक है, तो 2 सिल्वर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो 2 सिल्वर के क्या बना लेंगे? एटम बना लेंगे। यही है, बैलेंस के लिए लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते हो। तो कैथोड एनोड पे मिल ही गया। ओवरऑल रिएक्शन अगर आपको लिखना है तो ओवरऑल रिएक्शन भी आप लिख सकते हो।
ओवरऑल रिएक्शन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, कैथोड एनोड को ऐड कर दो, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, LHS में LHS, RHS में RHS, आयरन 2 सिल्वर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किस में बदलेगा, Fe2 प्लस आयन, फेरस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 सिल्वर, यही है बात, वही है। सिल्वर आयन किस स्टेट में होते हैं, एक्वस कंडीशन में होते हैं, सिल्वर किस में है, सॉलिड फॉर्म में, यही है। जितने इलेक्ट्रॉन आयरन लॉस करेगा उतने इलेक्ट्रॉन सिल्वर गेन करेगा, क्योंकि लॉस और गेन बराबर होंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो ओवरऑल रिएक्शन ये हो जाएगा। आयरन क्या है, सॉलिड स्टेट में है, सिल्वर एक्वस में, Fe2 प्लस आयन एक्वस में, आयंस एक्वस में और सिल्वर सॉलिड में, यही हो गया, ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया। सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है तो लिख सकते हो, एनोड हटाओ कैथोड हटाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। एरो की जगह क्या डाल दो, स्लैश डाल दिया, एरो की जगह क्या डाल दिया, स्लैश डाल दिया। इलेक्ट्रॉन हटा दो, इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत ही नहीं होती। इनकी कंसेंट्रेशन मेंशन कर दो, मान लो आयरन की कंसेंट्रेशन जो है वो है 0.02 मोल पर लीटर, ये आयरन की कंसेंट्रेशन हो गई। Fe2 प्लस आयन की, फेरस आयन की। सिल्वर की कंसेंट्रेशन भी मेंशन कर दी, मान लो कितनी है, 0.01 मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर, मोलर, मोल पर लीटर को मोलर बोलते हैं, तो मान लो मोलर लिख दिया मैंने, ऐसे भी लिख सकते हो मोलर, तो 0.1 मोलर ले लो, 0.1 मोलर हो गया, यही है, तो ये हो गया। तो ये C1 कंसेंट्रेशन, ये क्या हो गई, C2 कंसेंट्रेशन, लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो हमने मेंशन ही कर दी, C1 C2 कितना है। और बीच में आप क्या लगा देते हो, सॉल्ट ब्रिज लगा देते हो, तो डबल स्लैश ये हो गया सॉल्ट ब्रिज, तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गई, तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गई। अच्छा, अगर हम स्टैंडर्ड निकालें तो स्टैंडर्ड हम निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड अगर 1 मोलर कंसेंट्रेशन होती इसकी तो 1 मोलर ले सकते थे हम, 1 मोलर होती तो स्टैंडर्ड ईएमएफ हम निकाल सकते थे। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आपको पता है, ई नोट सेल हम निकाल सकते थे, ई नोट सेल होता था ई कैथोड, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड हो गया। तो कैथोड ध्यान देना, तो डालना तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही है, डालना तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही है। तो ये तो एनोड होता है, एनोड पे रिडक्शन होता है, एनोड इसमें नेगेटिव होता है, ये कैथोड होता है, कैथोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और ये पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एनोड कैथोड के लिए हम सिल्वर लेंगे, तो कैथोड डालना रिडक्शन पोटेंशियल है, तो पहले सिल्वर आयन और बाद में सिल्वर। ऐसे ही एनोड पे भी क्या, एनोड पे भले ऑक्सीडेशन है पर डालना तो रिडक्शन पोटेंशियल है, तो पहले फेरस आयन और बाद में आयरन। आप इनके रिडक्शन पोटेंशियल बुक में ढूंढ लो, आपको मिल जाएंगे, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल मैं एक बार देख लेता हूँ कितना कितना है, बताता हूँ मैं जल्दी से, इनके रिडक्शन पोटेंशियल कितने कितने हैं। ये रहा सिल्वर आयन का, तो ये रहा आपका सिल्वर आयन, एक इलेक्ट्रॉन लेके ये है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.80, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.80 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही फेरस आयन का अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो फेरस आयन का भी रिडक्शन पोटेंशियल देख लो, तो फेरस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.44, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.44, ये आ गया। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, ऐड कर दोगे फिर दोनों को ऐड कर दो, तो 1.24 आ गया, कितना आ गया 1.24 वोल्ट वाला क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा, ये सेल बन गया। और ये जब ही होगा जब फेरस आयन की कंसेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होगी, स्टैंडर्ड होगी 1 मोलर, और सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन भी 1 मोलर पर लीटर यानी 1 मोलर कंसेंट्रेशन होगी। पर लेकिन अगर कंसेंट्रेशन अलग हुई तो भाई तब नर्स इक्वेशन यूज करेंगे। मान लिया हमने क्या किया, हमने इसकी कंसेंट्रेशन ले ली 0.2 मोल, 2 मोलर, और इसकी कंसेंट्रेशन मैंने ले ली, कितनी ले ली 0.1 मोलर, ये कंसेंट्रेशन ले ली, तब क्या होगा, तो देखो अब इसके लिए वही सर नर्स इक्वेशन यूज करेंगे, तो नर्स इक्वेशन यूज करोगे तो ई सेल किसके बराबर होता है, ई सेल होता है ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग, क्यों
यही है। तो ई नोट सेल तो आपको पता है कितना आ गया बेटा, 1.24 वोल्ट हो गया। एन की वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होंगे, Fe2 प्लस आयन कितने इलेक्ट्रॉन देगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब क्यू निकालना है, तो क्यू मैंने आपको बताया था, क्यू क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है। कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस आयन, इसके आगे 1 है तो पावर 1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर, कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर इसके आगे 2 है तो पावर 2 अपन में कंसेंट्रेशन ऑफ आयरन, इसके आगे कोफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, तो पावर 2 है तो 2, यही है। प्योर सिल्वर यानी सॉलिड स्टेट में कंसेंट्रेशन 1, प्योर आयरन सॉलिड स्टेट में आयरन की कंसेंट्रेशन 1, तो ये 1 तो हटा ही दो, ये हो गया, तो ये आ गया। अब इनकी कंसेंट्रेशन डाल दो भाई, कितनी कंसेंट्रेशन है, Fe2 प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.2, सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है भाई, 0.1, 0.2 इसकी पावर 1 है तो ये तो हटा ही दो। इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम देखें 0.1 क्या होता है, 10 की पावर -1, इसकी पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -2, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा, यही है, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, क्या 20 आ जाएगा, कितना आ गया 20, इको हो रहा है क्या बेटा, साउंड इको हो रहा है, ठीक है। तो क्या है 20 आ गया, क्या 20 आ गया, क्या 20 है, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे बेटा, उस हिसाब से 20 की वैल्यू निकाल लो, log 20 की वैल्यू निकाल लो, तो log 20 की वैल्यू निकालोगे तो आप निकाल सकते हो, log 20 को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, log 2 इंटू 10 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, तो log 2 प्लस log 10, log 2 10 तो 1 होता है और log 2 कितना होता है 0.3010, यही है, यानी ये 1 पॉइंट आ गया, 1 पॉइंट ये आ गया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, तो मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एक बार जल्दी से, मल्टीप्लाई करते हैं, 0.059, 1 भी ले ही लेता हूँ, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.3010 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू आ गई, पूरा सॉल्व करके ये आ जाएगा 0.03844, यही है। अब इसमें माइनस कर दो 1.24, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.20156 वोल्ट, इतना वोल्ट होगा इस कंसंट्रेशन पे। तो अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग ईएमएफ होगा, और वो ईएमएफ हम निकालते हैं नर्स इक्वेशन से, किससे, नर्स इक्वेशन से, कि किसी भी कंसंट्रेशन पे जो सेल की ईएमएफ होती है, ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी कंसंट्रेशन एनी कंडीशन होती है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, यानी ईएमएफ ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस 0.0591 अपॉन में एन और लॉग क्यू। हमें फाइंड करना होता है, क्यू फाइंड करना होता है और हमें एन फाइंड करना होता है। क्यू हम कंसंट्रेशन से फाइंड करेंगे आयंस की, एन हमें इलेक्ट्रॉन कितने लॉस गेन हुए, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल या तो दिया रहता है, नहीं तो ई कैथोड ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड से निकाल लोगे और फिर ई सेल निकाल लोगे। तो ये नर्स इक्वेशन बहुत काम की है, इससे न्यूमेरिकल आता है, बहुत आते हैं, 3 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। अरे आया सबको समझ, नालायको, यस सर। सबको आ गया। यस सर। तो इस पे घर पे ना नर्स इक्वेशन पे प्रैक्टिस करना, और कोई दिक्कत होगी तो फिर मैं अगली क्लास में लूंगा, फिर मैं बताऊंगा भी, ठीक है। फिर गिब्स फ्री एनर्जी भी करानी है तो आप करना इसको, क्लास फिर अब एंड कर देते हैं, ठीक है। और अब दोबारा ज्वाइन करने की कोई टेंशन उनसन रहेगी, ठीक है, कर दे बेटा क्लास ओवर। ओके सर। ओके सर। ठीक ठीक, ये रिकॉर्ड भी करनी पड़ेगी।